नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर अमरोहा से सामने आ रही है, जहां पर जनपद के मनकपुर मुस्तकम गांव में अचानक अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिससे गांव के लगभग 36 छप्पर नुमा घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। आग के तेज लपटे देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। चलिए तस्वीर हम आपको दिखाते हैं इस हादसे की, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से भीषण यह हादसा हुआ है। इस आगजनी में लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर के राख हो गया है, जिससे गांव वालों को भारी आर्थिक क्षति हुई है। सबसे दुखद पहलू यह रहा कि इस घटना में 8 मवेशी भी आग की भेंट चढ़ गए। सूचना मिलने पर दमकल विभाग के कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है और लोग दहशत और चिंता में हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रहे हैं और प्रभावित परिवारों को सहायता मुहैया कराने के लिए तत्पर है। इस हादसे में गांव के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, रुख अब पटना की तरफ करेंगे, जहां से जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने बताया कि वे आज शाम प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वे और उनका प्रतिनिधिमंडल, जिनका नेतृत्व वे कर रहे थे, 5 देशों जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया का दौरा कर ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देने गए थे। आज पीएम मोदी से मुलाकात में वे वहां का फीडबैक साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने उन्हें शाम को बुलाया है और वे अपना अनुभव प्रधानमंत्री को बताएंगे। आज शाम में प्रधानमंत्री जी से सारे लोग हम लोग गए थे अलग अलग देश में ऑपरेशन सिंदूर और जो पहलगांव की घटना हुई उसके बारे में दुनिया को बताने के लिए 5 कंट्री मैं भी गया था, जिस डेलीगेशन को मैं लीड कर रहा था। जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और सब जगह का एक फीडबैक और प्रधानमंत्री जी आसाम में बुलाया है हम लोग। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाल ही में महत्वपूर्ण मुलाकात की थी। इस बैठक में दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली की विकास योजनाओं, सुरक्षा उपायों और विभिन्न सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं पर प्रधानमंत्री को अवगत कराया है। साथ ही दोनों नेताओं ने भविष्य में बेहतर सहयोग और समन्वय के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस मुलाकात से दिल्ली की प्रशासनिक कार्य प्रणाली को और सुदृढ़ करने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक ये बैठक दिल्ली के हितों को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक संवाद का हिस्सा थी। तो वहीं जम्मू और कश्मीर में नार्को आतंकवाद के मामले में राज्य जांच एजेंसी ने आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुंछ के गंगरिया इलाके में एसआईए की टीम ने संदिग्ध गतिविधियों के मद्देनजर आवासीय घरों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई लंबित जांच के हिस्से के रूप में की गई है, जिसका उद्देश्य इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान करना और उन्हें पकड़ना है। टीम ने कई स्थानों पर तलाशी ली और संभावित सबूतों को जुटाया गया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही और जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। इस छापेमारी से स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों को नार्को आतंकवाद की रोकथाम से मदद मिलने की उम्मीद है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 500 सालों से देश अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की प्रतीक्षा कर रहा था। 500 सालों के इंतजार के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है। आज भारत आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण नीति निर्माता बन चुका है। हम सब ये भी जानते हैं कि पिछले 500 वर्षों से जो प्रतीक्षा देश कर रहा था, राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण, वो
इन्हीं 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरा देश इस बात को लेकर के वो चाहता था कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है और वहां पर भव्य और दिव्य भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद इन्हीं 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का भी निर्माण। हम सब ये भी जानते हैं कि पिछले 500 वर्षों से जो प्रतीक्षा देश कर रहा था, राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण, वो इन्हीं 11 वर्षों के अंदर। तो वहीं कुरुक्षेत्र में अमृतसरी फार्म निवासी बलविंदर सिंह ने मंगलवार सुबह अपनी जमीन पर कब्जा कर प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया है। ये जमीन स्टेट हाईवे 6 कुरुक्षेत्र रोड पर है और जिस पर साल 1987 में पीडब्ल्यूडी ने सड़क बना दी थी। बलविंदर ने बताया कि उनकी 22 मरले जमीन बिना मुआवजा दिए ले ली गई। उन्होंने 2006 में सिविल कोर्ट में केस दायर किया, जिसमें 2018 और 2023 में कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद भी प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते उन्होंने अपने साथियों के साथ डंपिंग जोन के पास सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर दीवार खड़ी कर दी, जिससे दोनों तरफ जाम लग गया। मौके पर नायब तहसीलदार और पुलिस भी पहुंचे, लेकिन बलविंदर ने कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कब्जा छोड़ने से सीधे इनकार कर दिया। उनके वकील मिथुन अत्री ने कहा कि सरकार लगातार कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर रही है। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि कोर्ट के आदेशानुसार अब तक 5,50,000 रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जा चुके हैं और बाकी राशि के लिए रिपोर्ट सरकार को भेजी जा चुकी है। अधिकारी ऋषि सचदेवा ने कहा कि विभाग विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता और बातचीत के जरिए समाधान चाहता है। रास्ता खोल दिया गया है और मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं की जाएगी। प्रशासन ने मामले की बातचीत से सुलझाने की आशा भी व्यक्त की है। और चलिए बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है कोरोना मामले को लेकर के, जहां पर कोरोना से जुड़ी है बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 6,815 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 68 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 18 मौतें हुई है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस की स्थिति में सुधार के बीच देश में अभी भी 6,815 एक्टिव केस है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कुल 68 मौतें दर्ज की गई है। मौतों के आंकड़े राज्य के अनुसार इस प्रकार है। दिल्ली में 8, गुजरात में 2, झारखंड में 1, कर्नाटक में 9, केरल में 16, मध्य प्रदेश में 2, महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर 18 और वहीं पंजाब में 2। साथ ही राजस्थान का बता दें आपको कि 1, राजस्थान के अलावा तमिलनाडु से 6 दर्ज किए गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में 2 और पश्चिम बंगाल में 1 मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारें कोविड-19 नियंत्रण के लिए सतर्कता बरतने और सुरक्षा उपायों का पालन करने का आग्रह कर रही है। सरकार की ये कोशिश जारी है कि कोरोना संक्रमण पर तेजी से नियंत्रण पाया जाए और स्थिति सामान्य हो। और बड़ी खबर आपके साथ साझा करें। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से अब भी कोई राहत नहीं है और बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में अगले 2 दिन 45 डिग्री तक तापमान रहेगा। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और आने वाले 2 दिनों तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इस क्षेत्र में उच्च तापमान और तेज धूप की चेतावनी जारी की है, जिससे लोगों को खास सावधानी बरतने को कहा गया है। इसी तरह देश के कई अन्य राज्यों में भीषण गर्मी ने जनजीवन प्रभावित कर रखा है। इस गर्मी के कारण बिजली की खपत में बढ़ोतरी, पानी की मांग में वृद्धि और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। विशेषज्ञों ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और धूप में कम समय बिताने की सलाह दी है। सरकारी विभाग की तरफ से गर्मी से बचाव के लिए विशेष इंतजाम भी किए जा रहे हैं।
तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स के नेतृत्व में शहर के विकास में तेजी आई है। उन्होंने शहरी बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, डिजिटल परिवर्तन और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की है। हाल ही में हरनंदीपुरम योजना का अनावरण किया गया, जिसमें 2500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि में 5 गांवों की जमीन खरीदी जाएगी, जो शहर के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा ग्रीनवुड पार्क, संस्कृति दर्शन पार्क और रामायण थीम पार्क जैसे 3 नए आधुनिक पार्क बनाए जा रहे हैं, जो शहरी हरियाली और मनोरंजन के लिए बेहतरीन स्थल साबित होंगे। सिटी फॉरेस्ट का पुनर्विकास भी किया जा रहा है, जिससे ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनेगा। सड़क निर्माण और कनेक्टिविटी सुधार पर विशेष फोकस किया गया है, जिसमें जोनल रोड्स और एलिवेटेड रोड का भी विस्तार शामिल है, जिससे यातायात सुधार होगा और जाम की समस्या कम होगी। तुलसी निकेतन के पुनर्विकास के लिए भी योजनाएं बन रही है। डिजिटल पहल के तहत पहल पोर्टल और कोर्ट केस मॉनिटरिंग पोर्टल शुरू किए जा रहे हैं, जो पारदर्शिता और त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे। उच्च दबाव की बिजली लाइनों को शिफ्ट कर निर्माण कार्यों में बाधा समाप्त की गई है। जीडीए अब हर महीने परियोजनाओं की समीक्षा कर समय पर पूरा होने को सुनिश्चित कर रहा है। ये सभी प्रयास गाजियाबाद को एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और हरित शहर बनाने की दिशा में है। इस पर विशेष तरीके से हमारे संवाददाता ने खास चर्चा की है। हमारे इंद्रेश कुमार की एक खास रिपोर्ट देखिए। शहर के विकास की बात हो और प्राधिकरण का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। 20 वर्षों बाद ये जो विकास का रथ का पहिया है, आगे बढ़ने को तैयार है। नेतृत्व उपाध्यक्ष जीडीए अतुल वत्स जी की हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए आईएएस अतुल वत्स जी साथ में हैं, जो बताएंगे शहर के विकास के लिए महायोजनाएं जो आ रही हैं, धरातल पर उतरने को तैयार है, उसके लिए क्या क्या तैयारी की गई है। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल होगा कि ये जो महायोजना हरनंदीपुरम है, इसमें कितने रुपए का बजट जो आ रहा है, सरकार क्या कोलैबोरेशन कर रही है, जनता को क्या इससे इफेक्ट होने वाला? सर, सबसे पहले तो धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए और जनता तक जो विकास की बातें हैं जो प्राधिकरण कर रहा है उसको आपके माध्यम से लेके जाने के लिए। आपके सवाल में बेसिकली 2 सवाल हैं, एक महायोजना से संबंधित है और दूसरा आपने हमारी जो नई मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना अंतर्गत रेजिडेंशियल स्कीम आ रही है उसके संबंध में पूछा है, जिसका नाम हरनंदीपुरम। तो पहले मैं महायोजना वाले सवाल को एड्रेस कर देता हूँ। महायोजना अब जीआईएस बेस्ड महायोजना बनाई जाने लगी है। ये अमृत एक स्कीम चलाई जा रही थी, उसके अंतर्गत बनाई जाती है और इस पे हम लोगों ने कार्य करके जो हमारी लास्ट बोर्ड मीटिंग हुई थी 169th बोर्ड मीटिंग, उसमें महायोजना को पूर्ण करा के बोर्ड का के सामने उसका प्रस्तुतिकरण किया गया और उसको शासन भेज दिया गया। महायोजना 2031 के लिए बन रही है। ये शुरू हो गई थी 2019 में, इसका बनना शुरू हो गया था, लेकिन इसके ऊपर कार्य करते करते, क्योंकि गाजियाबाद एक, मैं कहूँगा कि पूरे प्रदेश का सबसे ज़्यादा शहरीकरण अगर किसी जनपद में हुआ है तो गाजियाबाद जनपद में हुआ है, तो एक कठिन कार्य था। अब की बार इस महायोजना को हम लोगों ने शासन को प्रेषित कर दिया है और जल्दी महायोजना 2031 लोगों के लिए लागू हो जाएगी। इसमें जो हमारा विकास क्षेत्र है वो लगभग 602 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर उसको हेक्टेयर में कहें हम लोग तो 60,000 हेक्टेयर के आसपास हो जाएगा। इसमें से जो लोगों के फायदे की चीज़ें वो ये है कि लगभग 13,000 हेक्टेयर के आसपास इसमें रेजिडेंशियल क्षेत्र लगाया गया है और रेजिडेंशियल क्षेत्र के आने से जो नए भूखंडीय विकास लोग करना चाहते हैं, नई टाउनशिप्स लाना चाहते हैं, तो उनको रेजिडेंशियल क्षेत्र के आने से स्पेस मिलेगा, वो वहाँ भूमि क्रय करके अपने नक्शे पास करा सकते हैं। साथ ही इस बार हम लोगों ने टीओडी नीति को इसमें इनकॉर्पोरेट किया है और साडा स्पेशल एरिया डेवलपमेंट जोन्स भी इसके अंदर बनाए गए हैं। आप जानते हैं कि जो पूरे देश की सबसे पहली रैपिड रेल जो ट्रांजिट सिस्टम है आरआरटीएस, वो गाजियाबाद से होके गुजरता है और क्योंकि इसका मूल उद्देश्य ही ये है कि हम लोग ट्रांसपोर्ट को, यातायात को सुगम करें और जो रोड्स के ऊपर ट्रैफिक का प्रेशर हो रहा है उसे कम करें, लोग समय से अपने गंतव्य पर पहुंच सके। तो हम लोगों ने इसके अगल बगल में टीओडी ट्रांजिट ओरिएंटेड जोन लगाते हुए और यहाँ पे अतिरिक्त एफएआर का भी प्रावधान किया है। तो महायोजना जल्द ही शासन से पास होके गाजियाबाद महायोजना लागू होने की कगार पर है और इस बार ये इंटीग्रेटेड महायोजना है। इसमें तीनों महायोजनाओं का समावेश किया गया है जिससे यूनिफॉर्म पॉलिसी आ सके।
दूसरा सवाल आपने मेरे से हरनंदीपुरम के विषय में किया था। हरनंदीपुरम मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना अंतर्गत हमारी एक रेजिडेंशियल स्कीम है जिसे हम लेके आ रहे हैं और जो लगभग 520 हेक्टेयर में काफी बड़ा एरिया होता है उसमें आएगी और 15 वर्ष बाद हम कोई रेजिडेंशियल स्कीम लेकर आ रहे हैं। गाजियाबाद में अगर किसी को अभी भूखंड का क्रय करना हो, अपना घर बनाना चाहता हो, तो उसके पास अभी दो ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या तो वो प्राइवेट जो टाउनशिप्स हैं उनमें भूखंड क्रय कर सकता है या फिर रीसेल के प्लॉट ले सकता है। ये काफ़ी महंगे होते हैं। प्राधिकरणों का मूल उद्देश्य होता है डेवलपमेंट करना, जैसे कि गाजियाबाद मतलब GDA गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो हमारा जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि जो भूमि हमारे पास अवेलेबल है उस भूमि का हम जुटाव करें और उस पर नियोजन करके, चाहे छोटे भूखंड हो, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भूखंड हो या फिर बड़े भूखंड हो, उसको लोगों के लिए मुहैया कराएं, वो नक्शे पास करा के वहाँ पे अपना निर्माण कर सके। तो देखिए, आप सुन रहे थे IAS अतुल वत्स जी को, गाजियाबाद के प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। पूरे शहर के जो विकास का जो एक मानचित्र है, पूरा प्रोजेक्ट जो तैयार किया हुआ है, वो उनसे आपने सुना। तो ये तो जाहिर सी बात है कि विकास उनके आने पर हुआ है और आगे भी ये अग्रसर इसी तेजी से। तो गाजियाबाद कौशाम्बी थाना क्षेत्र में स्थित यशोदा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उज्जवल नामक युवक की मौत हो गई। आपको बताते हुए चले कि ये पूरा मामला जो है अब तुल पकड़ता हुआ जा रहा है। परिजनों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को अस्पताल परिसर के बाहर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तत्काल निलंबन और सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही के चलते युवक की मौत हुई, जिसे वे सामान्य सर्जरी मानकर अस्पताल लाए थे। उनका आरोप है कि न समय पर इलाज मिला, न सही जानकारी। घटना की गंभीरता को देखते हुए SP अभिषेक श्रीवास्तव और मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर स्थिति को शांतिपूर्ण संभालने का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी गौरव टिकैत भी मौके पर मौजूद रहे और मृतक परिवार को समर्थन देते हुए कहा कि जब तक परिजनों को न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक यशोदा हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं परिजनों ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे प्रदर्शन को और भी ज्यादा तेज करेंगे। तो ये एक छोटा सा ऑपरेशन कराने के लिए लेकर आए थे और परिवार वालों की बात सुन के इन तक वो करके तो बिल्कुल लापरवाही थे। जो ये लड़का मरा है, इनकी डॉक्टर एक हर्निया का ऑपरेशन था, उसकी आंत काट दी और वो 8 दिन तक छिपा कर रखी। तो इसका दोषी तो भाई यहाँ का जो डॉक्टर है वो है, अस्पताल वो है, और जो नॉर्मल फीस थी, फीस से भी ज़्यादा पैसे लेके इन्होंने वो करा। तो उसके लिए सब लोग वो आए कि भी न्याय मिले। यहाँ एक कमेटी बने, यहाँ मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में यहाँ CMO हो, उस कमेटी में इनके परिवार वाले भी हों। तो पहलगाम के बेसरन घाटी में कुछ महीने पहले जो कत्लेआम मचा, आतंकियों ने बेकसूर लोगों का धर्म पूछ कर परिवार वालों के सामने गोली मारी। इस घटना के बाद पूरे देश में आतंक के खिलाफ काफी रोष देखने को मिला, लेकिन नहीं मिला तो सिर्फ और सिर्फ जवाब, वो जवाब जो लोगों के मन में है, वो जवाब जो लोग पूछना चाहते हैं। वो चाहे सीज फायर को लेकर के सवाल हो या फिर सवाल ये कि आखिरकार इतने आतंकी वहां पर किस तरह से पहुंच गए इतनी आसानी से कि वो लोगों को मारते हुए नजर आए। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं। उन्हीं सवालों को लेकर के हमने ये रिपोर्ट तैयार किया है। रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले को 1 महीना, उलझे कई सवालों के जवाब। पहला सवाल, क्या S जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले ही पाकिस्तान को दे दी थी? तो आपको बता दें कि ये सवाल 15 मई को S जयशंकर के एक बयान से खड़ा हुआ है। Because even at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. इस बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पूछा कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि उसने हमले से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी थी कि वे आतंकवाद पर कार्रवाई करने वाले हैं। उन्हें किसने यह अधिकार दिया है?
इसके चलते हमें कितने वायुसेना के विमान गंवाने पड़े। इस पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसे दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा है कि ऑपरेशन से पहले कार्रवाई की जानकारी दी गई है। वहीं इस पर डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत में ही पाकिस्तान के डीजीएमओ को बता दिया होगा कि वह आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने वाला है। ये कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी था ताकि पाकिस्तान इसे भारत की तरफ से पूर्ण युद्ध की शुरुआत न माने। इसलिए महज 25 मिनट में ऑपरेशन खत्म हो गया। इतने कम समय में पाकिस्तान ना तो आतंकियों को भगा सकता था और ना ही भारत के हमले रोक सकता था। अब दूसरा सवाल, क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने राफेल विमान खोए? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 7 मई को देश की संसद को संबोधित करते हुए सांसदों को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों पर हमले किए थे। अपने बयान में शरीफ ने कई विरोधाभासी दावे किए, जिसमें दर्शाया गया कि कैसे पाकिस्तानी प्रतिष्ठान गलत सूचना और दुष्प्रचार की रणनीति के माध्यम से एक साहसिक मोर्चा बनाए रखने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सेना के जनरलों की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने देश का सम्मान बहाल किया है। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। वहीं 11 मई को सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राफेल गिरने पर सवाल पूछा गया तो एयर मार्शल ए.के. भारती ने ना तो इसे स्वीकार किया और ना ही इनकार किया। उन्होंने बस इतना कहा कि हमारे सारे पायलट घर सुरक्षित जा चुके हैं। वही डिफेंस एक्सपर्ट की राय है कि किसी भी तरह के संघर्ष में नुकसान दोनों तरफ होता है, लेकिन पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के हवाले से राफेल गिरने की बात कही है। मीडिया आज हर जगह है। अगर सच में राफेल गिरा होता तो तस्वीरें जरूर होती और चर्चा होती, जो नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इससे भी जरूरी है कि भारत अपने ऑपरेशन में कामयाब रहा, तो इसका जवाब हाँ है। वहीं कुछ ऐसे सवालों के जवाब होते हैं जिसे गोपनीय रखना जरूरी होता है, जिससे दुश्मन में एक अजीब सा संशय बना रहे। अब तीसरा सवाल, क्या ट्रंप ने भारत पाकिस्तान में सीज फायर करवाया? भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों से संघर्ष जारी था। अचानक 10 मई की शाम 5:25 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक घोषणा की। उन्होंने लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका की तरफ से पूरी रात की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान तत्काल पूरी तरह से सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। इस बयान के थोड़ी देर बाद भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर कंफर्म कर दिया। पाकिस्तान ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, लेकिन भारत की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया, जिसके बाद राजनीति हावी होने लगा। लोग अपने अपने राय बनाने लगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका सीज फायर में तो था, लेकिन भारत ने दबाव में आकर सीज फायर नहीं किया है। ट्रंप ने केवल फोन पर बात की और सीज फायर का क्रेडिट ले गया, जबकि भारतीय विदेश सचिव का साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत के डीजीएमओ को फोन आया, जिसमें गोलीबारी को रोकने के लिए गुहार लगाई गई और इसके बाद सीज फायर की गई है। अब आते हैं आखिरी सवाल पर। पहलगाम हमला करने वाले 4 आतंकियों का क्या हुआ? तो आपको बता दें
कि बाईसरन घाटी में हमला करने के बाद चारों आतंकी जंगल की ओर भाग गए थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने 24 अप्रैल को हमले में शामिल आतंकियों की पहचान कर 3 स्केच जारी किए थे और इन सभी पर 20 लाख का इनाम भी रखा गया था और आतंकियों को खोजने का संयुक्त अभियान चल रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि वे इलाका बेहद दुर्गम है। कार्रवाई के डर से आतंकी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं और उन्हें लोकल सपोर्ट भी मिल रहा है। हालांकि एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि आतंकी सीमा पार अभी तक नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनका पकड़ा जाना तय है। तो ये थे उन सवालों के जवाब जो एक महीने से आपके जहन में घूम रहे होंगे। कुछ सवालों के जवाब मिले तो कुछ को समय के साथ सुलझना है, लेकिन एक बात साफ है कि भारत आतंक के खिलाफ निर्णायक। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।